हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका ये है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है, और ओम्स लॉ हमने एक्सप्लेन किया था। देन एक क्वेश्चन है अभी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आते हैं बैक टू ओम्स लॉ, फिर अपन डिस्कस करेंगे, देन हम आगे इसको पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट है नहीं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि आई इज इक्वल टू 15 sin 37t है। कह रहा है इन जहां पे आई किस में है, एम्पेयर में दिया हुआ है, टी सेकंड में है, और ये 377t जो है आपका रेडियन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और कह रहा है कि कैलकुलेट हाउ मच चार्ज हैज पासेस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 120 सेकंड, 1/120 सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ डेटा दिया हुआ है हम वो पहले लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या है, देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले गिवन डेटा जो है आई इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 15 sin 377t, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब कह रहा है कि 0 से लेकर के 120 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यही है हमारा। यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है गाइस, 377 दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 377 दिया हुआ है आपका ओमेगा। और हम क्या जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। क्या होता है, 2π/ओमेगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो आप, तो कितना आ जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 3.14। हाँ, और ये हो गया आपका, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू हो गया 377। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये तकरीबन कितना आएगा, 1/60 सेकेंड आसपास आएगा। मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1/60 सेकेंड के आसपास लगेगा। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कह रहा है कि चार्ज बताओ कितना टाइम में, t इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तो t इक्वल टू टाइम का जो वैल्यू पूछा उन्होंने, कहां से जी, 0 से लेकर के टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो जो वहां से पूछा है, तो 1/120 सेकेंड, 1 बाई यहाँ पे देखो 1/160 कितना आया टाइम पीरियड आया है, तो 1/120 कितना हो जाएगा टाइम का वैल्यू, t/2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, अरे ये समझ में आया t/2 कैसे होगा। देखो यहाँ पे एक टाइम पीरियड कितना क्या है, ये हो गया 1/60 सेकेंड का है, तो ये कितना हो गया 1/120 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/t1 से यहाँ पे हो गया आपका इतना 1/160, यानी कि ये टाइम पीरियड हो गया। और यानी कि देखो यहाँ पे ये कितना है 1/120 बोले तो कितना हो गया 1/2 गुने 60 डिग्री। अब 1/60 डिग्री वैल्यू कितना है टाइम पीरियड, यानी कि वैल्यू हो गया टाइम पीरियड यहाँ पे। तो बोल रहा है कि जो t1 का वैल्यू 0 से लेकर के t2 का वैल्यू कितना तक जी, t/2 तक में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। देन हाउ यू विल डू द कैलकुलेट द चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है, dq/dt। आई इक्वल टू क्या होता है, dq/dt होता है यहाँ पे। तो आई इक्वल टू dq/dt हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ से क्या करेंगे अपन, क्या कीजिएगा, हमको निकालना है dq, क्या निकालना है dq चार्ज, तो हो गया I टाइम्स dt, कितना हो गया I टाइम्स dt हो गया। और अपने को इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करने हैं। जब टाइम का वैल्यू 0 था तो चार्ज भी कितना होगा 0, जब टाइम का वैल्यू t/2 हो गया तो चार्ज कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, होगा ना। यहां से अपने को क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, तो ये जो आ गया अपने पास में, ये हो गया dq, 0 से लेके चार्ज q, दैट इज इक्वल टू ये हो गया I टाइम्स dt, 0 से लेके t/2 तक। अभी देखिए यहाँ पे I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू कितना है, वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 15 sin 377 इंटू टी, और ये हो गया dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अरे बोलो
377 को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं ना। ये हो गया ओमेगा आपका, यानी कि ये हो गया, गौर से सुनिएगा, 0 से लेकर के t/2 तक, t/2 तक। अब ये 15 जो हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, ये आ गया साइन 377t इंटू कितना हो गया dt, हो गया। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका t/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो ये आ गया आपका 15, ये हो गया माइनस कॉस, ये हो गया 377t, ओके। और इंटीग्रेशन में ये जो t के कॉफिशिएंट में होते हैं वो क्या होता है, उससे डिवाइड हो जाता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 377 हो जाएगा, होगा 377। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेकर t/2 तक। अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये आ गया 15/377, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया माइनस कॉस 377 और t की जगह पे हो जाएगा t/2, कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपका माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया cos 377 इंटू टी के जगह पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओवरऑल ये आ गया आपका, ठीक है, ओवरऑल ये आपका यहाँ पे हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको लिखिए, तब तक मैं इसका आगे वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखिए i इक्वल टू दिया हुआ था इतना, कंपैरिजन करके ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 3, ये हो गया आपका 377, यहाँ से टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ से 1/60 सेकेंड टाइम पीरियड, चलेगा नहीं चलेगा, 1/60 सेकेंड। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया टाइम का वैल्यू, और यहाँ से उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट करके वो रिजल्ट को ले आया। फाइनल आंसर पे ले जाते हैं, तो इसको लिख दीजिए, छाप दीजिए इसको। गाइस ध्यान से सुनिएगा इधर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया 15 अच्छा ये 377 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना है 377 है, ये हो गया 377 इंटू कितना हो गया आपका माइनस कॉस 377 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, इंटू कितना हो गया t/2, ये हो गया प्लस 0 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 0 आ गया, cos 0। ये हो गया 15/377 इंटू माइनस cos ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़े थे, ओमेगा इक्वल क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, होता है ना। टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ओमेगा होता है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये t के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, t के जगह पे लिख सकते हैं इसको 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और ये क्या आ गया 2 आ गया, और प्लस cos 0 का वैल्यू कितना आ गया 1। गौर से सुनना ध्यान से, देखो ये ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये जो हो गया आपका दैट इज 15/377 इंटू कितना आ गया माइनस यहाँ पे है, और ये बच गया cos पाई, क्या बच गया cos पाई प्लस 1। cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, ये आ गया 15/377 इंटू -1 ये आ गया +1 +1 कितना आ गया ओवरऑल दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 15/377 आ गया, नहीं आया क्या। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 30/377, अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द 0.079 है ना, 0.0079 आसपास कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है 0.079 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट कर देना इसको, 0.079 गुलाम आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए कैसे होता है कैलकुलेशन, इस टाइप से क्वेश्चंस बनता है, और ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। ये समझ, थोड़ा सा लंबा था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, क्या पढ़ा था ओम्स लॉ, ये पढ़े थे ना ओम्स लॉ। हमने कहा था ओम्स लॉ क्या होता है, जब किसी वायर को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वायर में जो करंट पास होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के, यानी कि आई जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है वी के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यस और नो। इसी को हमने ब्रेक किया था, तो वी इक्वल टू क्या आया था अपने पास में आई टाइम्स आर आया था ना, जहाँ पे आर क्या होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है
और उसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, बताया था हमने। और इसको हमने प्रूफ किया था, ओम्स लॉ को हमने प्रूफ किया था। हमारे पास एक इक्वेशन आया था, याद है, I बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2ml इंटू क्या था भी, एक कुछ रिजल्ट आया था, चेक करो एक बार। ये था एन क्या था, ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2ml इंटू भी, जहाँ पे ये चीज पढ़े थे हम, पढ़े थे। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया था लास्ट क्लास में, आया था जी, ये रिजल्ट आया था हमारा। हमने कहा था ये सारे वैल्यू क्या है जी, दीज आर ऑल वैल्यू आर द कांस्टेंट ओवर हियर, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है। तो आई देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, भी आ गया। ये तो है ओम्स लॉ, है कि नहीं है, इसी को हमने प्रूफ किया था। आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के होता है, कि किसी भी वायर में या करंट में जो है, वायर में जो है क्या करेगा, जितना करंट पास करेगा वो किसके सब प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती हो जाता है। इस चीज को हमने पढ़ा था और पूरे हमने ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, हमने डेराइव किया था कि कैसे आया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यस और नो। अब इसी चीज को जो है यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर क्या होता है। तो सबसे पहले आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे रेजिस्टर क्या है, फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब सारी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड एंड हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ये सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। मिटा दो इसको, ये चीज था हमारा। तो आप हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए रेजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टर नथिंग बट एक कॉइल होता है। रजिस्टर क्या होता है, एक कॉइल होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए हो गया और ये इसको कहते हैं बी और ये हो गया आर, चलेगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रकार का रजिस्टर एक कॉइल है वायर का, इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टेंस और इस, अब क्या होता है रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट ऑफर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो करता है उसको फ्लो होने से रोकता है, क्या करता है, उसको रोकता है कि वायर में करंट फ्लो ना हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम है कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसको रोकना, फ्लो होने से रोकना। तो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस इट ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, उसको अपोज करता है कि ना जाओ भैया तुम, करंट उससे पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस आपका, देखिए इट ऑफर्ड टू, इट ऑफर्ड to oppose the flow of electricity, flow of electricity through the conductor, through the conductor। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट ऑफर्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको रोकता है, चलेगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आपका। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या वायर, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हेडिंग दे सकते हैं आप, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट, इसको मिटा दो ना, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस। देखिए आप, लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, इसको दोबारा हम लिख लेते।
हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, क्या पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू जो होता है, एक रिलेशन पढ़ा हमने, क्या, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2ml इंटू भी, यही पढ़े थे। अरे बोलो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, I इक्वल टू ये हो गया v बाई 2ml, ओके, v बाई 2ml डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, लिख सकते हैं इसको। देखो ना इसको, हेलो ध्यान से सुनना सब कुछ, v बाई 2ml, ये हो गया एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ को हमने नीचे लिख दिया, ये ऊपर करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, सेम टू सेम आएगा। इससे क्या हो गया, देखिए यहां से ये जो वैल्यू आ गया, ये सारा का सारा वैल्यू, ये देखिए ना, ये कंपैरिजन करो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये आई इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई आर हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई आर, यानी कि अपने पास में जो है आर इक्वल टू जो आ गया, ये आ गया 2ml डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ के बराबर आ गया। ये है रेजिस्टेंस आपका, ये क्या निकल गया, रेजिस्टेंस आपका निकल गया। अब ये रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो कोई भी वायर जो है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी जो हमने वायर यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में है, ये वायर का कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे इसको हम आर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो गया 2m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, बोलो इंटू क्या हो गया, एल बाई ए, आया कि नहीं आया। अच्छा देखिए, कभी भी वायर में, वायर का जो ये मास है, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, उसमें ई का वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाउ का वैल्यू कितना है, ये भी आपका रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। ओवरऑल दिस वैल्यू आर द कांस्टेंट वैल्यू, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। सो यू कैन से द आर इज इक्वल टू, that is R is directly proportional to L by A, yes or no, because this is the constant value. So this R is equal to, if the proportional got the changes into constant, so what will be happen, that R is equals to rho times L by A, yes or no, ये constant value आ गया अपने पास में, ये सारा का सारा वैल्यू constant था, तो ये R equals to क्या आ गया, rho L by A. What is the rho here, तो here where rho क्या है जी, रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज द नोन एज द, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, वायर का या कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो आर इक्वल टू आ गया रो टाइम्स एल बाई ए के बराबर आ गया, यानी कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ पे, जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू अगर ज्यादा कर देते हो, मोटा कर देते हो आप, तो क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब मोटा कर दोगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया अगर कम हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए, ध्यान रखना इस बात का। तो ओवरऑल ये रिजल्ट आपका आ गया, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आर इक्वल टू हो गया रो एल बाई ए, आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं रो, ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका मैं आपको ट्रिक में बता देता हूं, क्या जी, आर इक्वल टू जो होता है रो होता है ना, रोले, क्या कहते हैं, रोले भाई ए, रोले भाई है ना, इसको कहते हैं रोले भाई ए, भाई मतलब समझ रहा हो ना, रोले भाई मतलब बट्टा, भाई ए, रोले भाई ए, नाम नहीं कहते, अरे भाई कोई रोले भाई क्या कर रहा है, रोले भाई मतलब टीयरिंग वाला रोना, रोले भाई, जिसको आप तरीके से याद कर सकते हो, रो एल बाई ए को रोले भाई ए, यानी कि रो एल बाई ए की बात कर रहा हो, अंडरस्टैंड। ये हो गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का, वायर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है जी, प्रॉपर्टी होता है, फिक्स होता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता उसका,
हर एक टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, उसके मटेरियल बात करेंगे उसके बारे में, किस किस पर डिपेंड करता है। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। मान लो कभी रेजिस्टिविटी निकालना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, नहीं होगा क्या? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको छाप दो पूरा। समझ में आई बात है कि कैसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया इस डेरिवेशन, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए के बराबर हो गया। छाप दीजिए इसको। तो गाइस अपने पास में अभी एक रिलेशन जो आया, आर इक्वल टू क्या आ गया, रो टाइम्स एल बाई ए के बराबर आ गया, नहीं आया क्या? अगर किसी भी वायर का, ये आप यहाँ पे थोड़ा एक बार फिर से देख लो, जहां पे एल क्या है, व्हाट इज द, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना भाई, और इसके अंदर जो इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी होगा इसका वायर का। अब क्या करेंगे बताओ, तो जैसे जैसे लेंथ का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर एरिया का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना एक दूसरे में, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज एसआई यूनिट? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, पढ़े ना हम लोग। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या होता है, ओम होता है। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, चलेगा? दिख रहा है ना उसमें सिंबल से, ये हो गया आपका ओम। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अच्छा इसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला? रेजिस्टिविटी तो हो गया आपका, ये कांस्टेंट है ना, है। देखिए जी, तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आई होता है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आई। और देखो यहाँ पे ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। और ये हो गया आई, नहीं चलेगा? अरे बोलो, डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया क्यू बराबर होता है आई टी इंटू हो गया आई। यानी कि रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये एल हो गया डिस्प्लेसमेंट, और करंट का क्या हो गया, ये आई इंटू आई हो गया, तो ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर, ये हो गया टी आपका एक यहाँ पे, नहीं चलेगा? ये हो गया आई टी होता है, ये हो गया आपका। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ये हो गया टी, यहां से चल जाएगा टी के पावर -3, और ए के पावर कितना आ जाएगा, -2। ए इज एम्पेयर है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको डायमेंशन फॉर्मूला, कॉपी। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया आपका ओम, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए टू द पावर -2 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा। देखिए, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे जो है कैसे निकालेंगे रेजिस्टिविटी, ये व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, ये किसी भी मेटल का क्या करता है, ये मेटालिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्या करता है, मेटालिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इट मेजर द मेटालिक स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर और कंडक्टर। इट इट मेजर मेटालिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडक्टर और वायर, वायर के मेटालिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अब देखिए यहां से हमने पढ़ा था आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, पढ़े थे ना। तो रो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो कैलकुलेट करेंगे कैसे जी, आर ए बाई एल से, चलेगा? ये हो गया आर ए बाई एल। क्या होगा इसका एसआई यूनिट, क्या हो जाएगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस का होता है ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर बाय मीटर, इससे वैल्यू कट गया तो क्या हो गया, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाता है इसका, ओम मीटर होता है।
ओम मीटर होता है, चलेगा। ये हो गया ओम मीटर, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? ये कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी के बराबर है। रेजिस्टिविटी यानी कि इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आ गया 1/ρ के प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी, चलेगा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया 1/ओम मीटर, तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा ना। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। 1/ओम मीटर बोले तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस को बहुत सारे तरीके से, कोई एस से भी डिनोट करता है, ठीक है, कोई जे से भी डिनोट करता है, तो है ना 1/r से। बात समझ में आ रही है? ये हो गया रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको ओम इनवर्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इसी को ओम इनवर्स को कहते हैं महो। क्या कहते हैं हम लोग? महो कहते हैं, MHO। दिस इज ऑल्सो नोन एज द साइमन। क्या कहते हैं उसको? साइमन कहते हैं। तो समटाइम्स आप कंडक्टेंस का जैसा यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको साइमन कहते हैं, SIMN, है ना जी, साइमन। चलिए छाप दीजिए इसका। या एमओ महो का ही दूसरा नाम क्या है जी? साइमन। साइमन, ठीक है, साइमन। चलेगा नहीं चलेगा? So these are the important property of the resistance over here, ठीक है। Now the question will हम डिस्कस करेंगे इस पे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड which factor, how many factors which affect the resistance of a conductor or wire। किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी वायर के जो रेजिस्टेंस होता है का कौन कौन चीज से चेंज हो जाता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है। लाइक लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज होने से कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई बात समझ में? क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए ख्याल रखिए आप लोग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।